नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में समाज शास्त्र में समाज शास्त्र की प्राथमिक अवधारणा वाला जो सब्जेक्ट था आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, काफी लंबे समय पहले, कुछ समय पहले अगर बात करें तो इस पर 6 सेशन हम पहले ले चुके थे। मतलब इस सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट कर चुके थे। किसी कारणवश या आप लोगों की ज्यादा रुचि ना होने के कारण इस सब्जेक्ट को हमने बीच में होल्ड कर दिया था, लेकिन अब आप लोगों की ही कमेंट के कारण ही इसे फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी जो है इसमें अपनी रुचि बनाए रखें, थोड़ा शेयर वगैरह सब करते रहेंगे तो सेशन जो है, देखिए कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो उसको हम चाहते हैं कि उसे कंप्लीट पढ़ाए जब तक कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन रीजन क्या होता है बंद करने का, बीच में रोकने का, कि आप लोग रुचि लेना बंद कर देते हैं यार। जो है जैसे अपलोड करते हैं तो पूरे दिन भर में 100 व्यूज भी नहीं आ पाते, 100 लोग भी नहीं देख पाते, तो फिर वहां से हमारे अभी जब आपका जो रुचि कम होती है तो फिर हमारी भी स्वाभाविक है कि हमारी रुचि भी कम होने वाली है ना। तो इस कारण से अब ये सेशन या कहें कि ये सब्जेक्ट पर जो क्लासेस सब चालू हो रही है, ये फिर से ना रुके, फिर से होल्ड ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप लोग जो है थोड़ा इंटरेस्टेड रहे क्लास को लेकर के, ठीक है ना। तो आज इसको कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से। लेक्चर नंबर 7 आज इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 6 लेक्चर इससे पहले हो चुके थे। और एक बात और जानने योग्य ये है कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है आपका, तो ये दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर में भी कुछ यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही है और कुछ यूनिवर्सिटीज को सेकेंड ईयर में भी पढ़ा रही है, और कहीं कहीं पर एमए वाले बच्चों को भी देखने को मिल जाता है। तो आपको पढ़ना कैसे है, आपको जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को मैच करना है। यदि आपका सिलेबस और हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही जो कॉन्सेप्ट है ये मैच हो रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो है इन सेशनों के माध्यम से आप अपनी स्टडी को कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं सेशन में। दोस्तों, अगर यदि आप नए छात्र हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, इससे पहले आपने सेशन नहीं देखा हमारा, तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। क्योंकि प्लेलिस्ट विजिट करने का बार बार या हर सेशन में मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारे द्वारा कितने सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। अगर सब्जेक्टों की बात करूं तो एक लंबी लिस्ट है जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर को लेकर के ये सब सब्जेक्ट है दोस्तों, सब्जेक्टों की लिस्ट है, ये सब पढ़ाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स के साथ में आपको इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट में इजीली आप हर सब्जेक्ट को अलग अलग देख पाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस सब्जेक्ट का ये सिलेबस है, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट यूनिट अभी हमारी चल रही है और फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा था। लास्ट टाइम पे जब डिस्कस किया था हमने, तो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। तो इस टॉपिक को आज कंप्लीट करके और कल से हम सेकंड यूनिट पर मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। तो सेकंड यूनिट पर ये पूरा सिलेबस है, इसी से आपको मैच करना है अपने सिलेबस को, ठीक है ना। ये 5वीं यूनिट तक का ये कंप्लीट सिलेबस क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे। तो आगे बढ़े उससे पहले टेबल ऑफ कंटेंट को जान लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है। दोस्तों, बेसिकली अगर बात करूं ना, तो आज का सेशन बहुत ही माइनर सा छोटा सा सेशन है। बेसिकली एक ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है इसमें, समाजशास्त्र और व्यवसाय के रिलेशन के बारे में, तो उसी को आपको बताना है। और समाजशास्त्र का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है हमारे व्यवसाय के अंतर्गत या कहें कि सोसाइटी के लिए, तो उसी रिलेशन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कंटेंट है या कहें कि कुछ पॉइंट है जिनके माध्यम से हम आज का टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम व्याख्या पर बात करेंगे, इसके बाद में सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक कौन, समाजशास्त्र जो विषय है हमारा, समाजशास्त्र जो विषय है, इस विषय के महत्व को हमें बताना है इसमें। तो समाज की जो समस्याएं हैं उनको हल करने में किस प्रकार से सहायक होगा। आगे देखेंगे वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में किस प्रकार से समाजशास्त्र सहायक है। नवीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति या समाज को ढालने में किस प्रकार से सहायक है। 5 नंबर पॉइंट में समाज में सह अस्तित्व की भावना को और आगे बढ़ाने में किस तरह से सहायता करता है समाजशास्त्र। इसके अलावा ग्रामीण पुनर्निर्माण में किस प्रकार से सहायक है। जनजातीय कल्याण में और नगरीय विकास में किस तरह से समाजशास्त्र अपनी भूमिका निभाता है। तो ये 8 पॉइंट है जिनके माध्यम से हमारा आज का टॉपिक पूरी तरह से कवर होने वाला है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों से, कृपया करके एंड तक बने रहिएगा। अगर आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं भी होगा ना तो दोस्तों, लेकिन
आपको हो सकता है कि आपके सिलेबस में टॉपिक ना हो, लेकिन समाजशास्त्र तो आपके सिलेबस में होगा ही। तो समाजशास्त्र का ही ये एक मेन कॉन्सेप्ट है। जरूरी नहीं है कि प्राथमिक जो आपकी जो सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूं बेसिक कंसेप्ट वाला, तो जरूरी नहीं कि ये सिलेबस में होगा तभी आपको ये टॉपिक फायदा करेगा, बल्कि इस टॉपिक का इतना फायदा ये आप किसी भी ईयर में हो और किसी भी ईयर के समाजशास्त्र को पढ़ रहे हो, हर एक जगह आज का ये टॉपिक काम आने वाला है आपका। इसलिए सेशन छोटा ही होगा, ज्यादा लेंथी नहीं होगा, तो कृपया करके सेशन के लास्ट तक बने रहे ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे, ठीक है ना। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित, जो इस टॉपिक को लेकर के कुछ प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। पढ़ लीजिएगा इनको पीडीएफ डाउनलोड करके। हाँ, नोट्स कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको कंप्लीट ये नोट्स मिल जाएगी, जिसे आप बाद में रिवीजन के तौर पर यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो 8 पॉइंट हमने वहां देखे उनको एक एक करके यहां डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनते चलिएगा, कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा नोट्स में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, शॉर्ट नोट्स, ये ज्यादा लेंथी भी नहीं है और जो लैंग्वेज होगी वो भी बहुत आसान होगी, ठीक है ना। कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा। आपका टॉपिक पूरी तरह से एकदम क्लियर करने की मेरी गारंटी है, मैं क्लियर करूंगा इसको। बस ध्यान से एक बार पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको ध्यान से सुनिए। चलिए, व्याख्या के अंतर्गत दोस्तों क्या बात करनी होती है, पहले तो इसका बेसिक जान लीजिए। व्याख्या वाला पॉइंट क्या होता है? देखिए, आपने कहीं कहीं पर यूज किया होगा परिचय नाम का एक पॉइंट लिख करके, जब एग्जाम में जब आंसर राइटिंग करते हो तो परिचय नाम का एक पॉइंट लिखते हो आप लोग, है ना। तो वही परिचय थोड़ा सा एडवांस अगर उसको लिखे ना तो व्याख्या लिख देंगे तो ज्यादा और थोड़ा एडवांस लगता है देखने में। तो परिचय के स्थान पर व्याख्या वाला शब्द यूज करोगे। और बेसिकली व्याख्या वाले शब्द में हम पॉइंट में हमें लिखना क्या होता है कि जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक की सामान्य सी जो बातें होती है, जो उसका परिचय दिलाती है जो शब्द, उन शब्दों को हमें यहां पर पुट करना होता है, ठीक है। तो हम समाजशास्त्र और व्यवसाय वाले जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें व्याख्या के अंतर्गत क्या क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से खाली सुन लीजिएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है और वो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो एक समाज के अंदर ही होती है। जैसे कि जन्म लेने से लेकर के उसकी अंतिम सांस तक के जितने भी संस्कार होंगे, जितनी भी क्रियाएं होगी, वो सबकी सब समाज के अंदर ही होती है ना। तो इसका मतलब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो मनुष्य होता है वो पूरी तरह से समाज पर ही निर्भर होता है। क्लियर है? तो अब जिस पर वो निर्भर है, अगर उस व्यक्ति को उसका, दैट मीन्स कि समाज का अगर ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए तो बताइए क्या समाज में किसी प्रकार की कोई समस्या रहेगी? तो इसका मतलब है कोई समस्या नहीं रहेगी, बल्कि समस्या रूट आउट हो जाएगी, जड़ से समाप्त हो जाएगी, है ना। तो समाज शास्त्र के अंतर्गत अब चूंकि देखिए समाज का ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? समाज शास्त्र से मिलेगा। क्यों? क्योंकि समाज शास्त्र ही एक ऐसा विषय है जो समाज का अध्ययन करता है। क्लियर है? तो समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज के संबंधों, समाज में होने वाली घटनाओं और पूर्ण समाज का अध्ययन किया जाता है, पूरे समाज का अध्ययन किया जाता है, तो है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समाज के बारे में यदि हमको जानना है, यदि समाज के बारे में हमें कुछ तथ्य इकट्ठे करने हैं या ज्ञान प्राप्त करना है समाज से संबंधित, तो हमें समाज शास्त्र का अध्ययन करना होगा। क्योंकि समाज शास्त्र में ही समाज से संबंधित जितने भी घटनाएं होती है, यह संपूर्ण समाज का जो अध्ययन होता है वो समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और यदि आप वर्तमान को देख ले तो वर्तमान की बात करें या हम आज आधुनिक समय की बात करें तो पिछले कुछ दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि समाज निरंतर रूप से परिवर्तित होता जा रहा है और जटिल होता जा रहा है। तो इस प्रकार से इस जटिल युग में समाज शास्त्र और उसका अध्ययन का महत्व भी, समाज शास्त्र का महत्व भी निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। तो सीधी कहानी यह है कि जैसे जैसे समाज अपना जटिल रूप धारण कर रही है, वैसे वैसे समाज शास्त्र का भी महत्व बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज इच्छुक है समाज को जानने के लिए, और जब किसी के मन में यह धारणा उठेगी कि मुझे समाज के बारे में अधिकतम रूप से जानना है, तो उसे समाज शास्त्र की ओर जाना ही होगा, समाज शास्त्र का अध्ययन करना ही होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि समाज शास्त्र का महत्व दिन ब दिन बदलती परिस्थितियों के कारण बढ़ता ही जा रहा है। तो इतना कॉन्सेप्ट भी यदि आप एग्जाम में लिख देते हो व्याख्या वाले पॉइंट के अंतर्गत,
तो आपका दोस्तों आंसर राइटिंग जो होगी ना वो कुछ अलग ही रूप दिखाएगी वहां पर, है ना, एकदम अलग होगी। क्लियर है? रिवीजन यहां से आप लोग लगाएंगे। अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक, सामाजिक समस्याओं को मैंने 8 पॉइंट आपको जरूर बताए, लेकिन अगर ध्यान से आपने 3-4 पॉइंट भी सुन लिए ना तो वो 8 पॉइंट नहीं बल्कि आप 16 पॉइंट बना दोगे खुद के अपने अनुसार, अपने आधार पर। इतना आप यहां से सीख लोगे, जान जाओगे। जानते सब कुछ हो यार आप लोग। समाज शास्त्र में ऐसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम सभी लोग समाज में रहते हैं। समाज शास्त्र में ऐसी कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं जिसे हम जानते ना हो। बस समस्या क्या है पता है कि जो ज्ञान हमारे पास में है ना समाज का, वो बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है। इसको एक स्थान पर लाना पड़ेगा और क्रमबद्ध रूप से जमाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के जो ज्ञान हमें है उसका हम यूज कर सकते हैं। और क्रमबद्ध करने का सटीक तरीका क्या है? समाजशास्त्र का अध्ययन। और इसीलिए हमें स्टडी में समाजशास्त्र वाला ये विषय पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? तो अच्छा, आइए आगे देखते हैं समाजशास्त्र के महत्व को लेकर के कि ये सामाजिक समस्याओं को हल करने में किस प्रकार सहायक होता है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, आज की या वर्तमान की बदलते परिदृश्य में जटिल समाज में जाति, धर्म, परिवार, राजनीति और भी पता नहीं कौन कौन से क्षेत्र, इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है? दूरियां बढ़ रही है, विभेद बढ़ रहे हैं, विभेद बढ़ते जा रहे हैं। और ये विभेद क्योंकि देखिए, एक जाति दूसरी जाति से, एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों से, एक परिवार दूसरे परिवार के लोगों से, एक राजनीति वाला दूसरी राजनीति वाले से, अपने आप में इतनी अंतर क्रियाएं कर रहे हैं अंदर ही अंदर। जैसे अगर हम समाज की बात करें, जाति की बात करें, तो एक जाति के अंदर दूसरी जाति के प्रतिरोध में उस जाति के अंदर इतनी क्रियाएं हो रही है कि समाज पूरी तरह से बिखरने लगा है, पूरी तरह से बिखरने लगा है। तो इन जाति, धर्म, परिवार या राजनीति वाले समाज के जितने भी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में विभेदों के बढ़ जाने के कारण, विरोधों के बढ़ जाने के कारण इनमें अंतर क्रिया पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी है। और ये एक बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। क्योंकि आज हमारे देश की अगर हम बात करें तो विविधता में एकता, विविधता में एकता, ये हमारा एक मेन स्लोगन है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता में एकता। और ये एकता क्यों बनी हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं विभिन्न जातियों के होते हुए भी, विभिन्न धर्मों के होते हुए भी जो है हमारे देश में आज भी एकता बनी हुई है, स्थापित है। लेकिन यदि हम देखें कि जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, लोग टूट रहे हैं, एक जाति के लोग दूसरी जाति के विरोध में जो है अंतर क्रिया कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, आसान शब्दों में बोलूं तो ऐसी परिस्थितियों में बताइए क्या समाज के लिए ये गंभीर चुनौती या गंभीर समस्या नहीं है? एग्जैक्टली गंभीर समस्या है। तो इन समस्याओं को ठीक करने से पहले उन्हें हमें ठीक से समझना पड़ेगा। और ठीक से समझना को हम क्या बोलते हैं कि वैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए। कैसी जानकारी? हवाबाजी वाली जानकारी नहीं होनी चाहिए। हवाबाजी वाली जो जानकारियां होती है समाज को लेकर के, वो समाज को विखंडित करती है। समझ रहे ना? संगठित नहीं बल्कि विखंडित करती है। तो यदि हमें समाज को संगठित करना है और जो प्रतिरोध जाति, धर्म, परिवार, राजनीति या अन्य सभी क्षेत्रों में बिखरा पड़ा है, उसको यदि समाप्त करना है तो उसके लिए हमें आवश्यकता है समाजशास्त्र के वैज्ञानिक ज्ञान की, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक ज्ञान की। और यही वो समाजशास्त्र है जो हमें क्रमबद्ध रूप से ज्ञान प्रदान करता है। और जो भी शास्त्र क्रमबद्ध रूप से ज्ञान प्रदान करता है, उस प्रकार के ज्ञान को हम वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं, वैज्ञानिक जानकारी कहते हैं। बात समझ आई ना? ठीक है। फिर चाहे समस्या कैसी भी हो, फिर चाहे समस्या आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उनके पीछे कोई ना कोई सामाजिक कारण जरूर होता है। समाज के अंदर किसी भी प्रकार की, किसी भी क्षेत्र के संबंध में समस्या हो, उसके पीछे कौन सा कारण दोस्तों? सामाजिक कारण होना ही होना है, तय है ये तो। और इन सामाजिक कारणों को समझकर ही, वैज्ञानिक तरीके से समझकर ही हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र
चूंकि हमें वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है समाज में जागृति के लिए, तो इस प्रकार से उस जागृति के माध्यम से हम समाज में व्याप्त विभिन्न जो समस्याएं हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज हेतु या समाज की समस्याओं का हल निकालने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही सहायक है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक। अब इसकी कॉन्सेप्ट तो आप पहले ही समझ चुके हो। वैज्ञानिक ज्ञान किस प्रकार से प्रदान करता है समाजशास्त्र? भाई समाजशास्त्र हमें वैज्ञानिक ज्ञान किस प्रकार से प्रदान करता है, ये अभी अभी तो देखा आपने, फिर भी पढ़ लीजिए। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए दे रहा हूं आप लोगों को, समझाना कोई वो नहीं है। मैं अभी ना खाली ये पॉइंट सामने लिख करके और इसके ऊपर एक एक 2-2 मिनट बोल करके निकल जाऊंगा, अभी आप समझ भी जाएंगे। अगर लेकिन यदि आपके 2 महीने बाद एग्जाम हुए, 1 महीने बाद एग्जाम हुए, तो संभवतः आप ये सब कुछ भूल जाओगे, जैसा कि अन्य जगह होता है। तो इसी कारण से, ताकि मैं आपको कुछ कंटेंट भी दे पाऊं कि लेक्चर लेने के बाद में आप अभी एग्जाम के जस्ट पहले रिवीजन लगा पाएं, जो मैंने पढ़ाया है उसी का रिवीजन लगा पाएं। तो अगर देखिए जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डिस्कस करवा रहा हूं, इसी कंटेंट का यदि आप 6 महीने बाद भी रिवीजन लगवाओगे ना, तो ये आज का लेक्चर बिल्कुल 100 आपकी नजरों के सामने जाएगा, पूरी तरह से आपको समझ आ जाएगा, है ना, पूरा रिवाइज हो जाता है। तो सेम कंटेंट से जब रिवीजन लगाओगे ना, तो आपकी स्टडी एक अलग, स्टडी में एक अलग ही निखार आ जाता है। कॉन्सेप्ट को रटना नहीं पड़ता है, समझना पर्याप्त हो जाता है। बस एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में आपके पास रहेगी नोट्स, उसके बाद आप आराम से रिवीजन लगाते रहिएगा, सारे कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में फिट हो जाएंगे। और ये कतई मत सोचना दोस्तों कि आप समाजशास्त्र इजी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र को आप जो है ना अपने नजरिए में ही इजी बना चुके हो, बार बार पढ़ते रहते हो, अच्छा लगता है पढ़ते रहते हो, तो वो अपने आप इजी हो गया। अन्य सब्जेक्ट भी इसी की तरह, अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसको आप बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वह सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्टों में भी सहयोग करता है आपको समझने में। फिर आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक। तो समाजशास्त्र जो है तेजी से बदलते हुए परिदृश्य में जटिल समाजों की जो गतिविधियां हैं या सामाजिक संरचना है, इनको भी वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। क्या कहा गया? समाजशास्त्र बदलते हुए, वर्तमान में बदलते हुए समाज, जटिल समाजों की गतिविधियों और समाज की संरचना का भी, अरे यार सिंपल शब्दों में कहूं तो समाजशास्त्र समाज से संबंधित या समाज की गतिविधियों से संबंधित या समाज के गठन संरचना से संबंधित हमें वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। किससे संबंधित? समाज की संरचना, समाज बन कैसे रही है, बनती कैसे है, किन किन चरणों से गुजरती अभी आई है और कैसे कैसे जटिल होती चली जा रही है, ये सारी जानकारी, और जानकारी कोरी जानकारी नहीं बल्कि वैज्ञानिक जानकारी हमें प्रदान करती है। समाजशास्त्र ज्ञान के आधार पर व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक बना देता है। समाजशास्त्र का अध्ययन विस्तार से और बेहतर तरीके से कर लेने पर क्या होगा, उस व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है सोचने का, वो व्यापक बन जाता है। और जब किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक बन जाता है, तो वह सिर्फ अपने रीति रिवाजों में, अपनी परंपराओं में, अपनी आस्थाओं में, अपने विश्वासों में या अपनी संस्थाओं में ही घिरा नहीं रहता, बल्कि वह उस प्रकार के सभी विचारों का सम्मान करने लगता है जो विचार अन्य समाजों में पाए जाते हैं। तो कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि समाजशास्त्र के एक बेहतर ज्ञान के आधार पर व्यक्ति जब अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना लेता है, तो वह किसी भी को, किसी अन्य के धर्म को, किसी अन्य के रीति रिवाज को, अन्य की संस्थाओं को छीन या कहें कि हीन नहीं समझता, बल्कि वह अपनी ही संस्था, अपनी ही परंपराओं की तरह ही उसको भी समान महत्व देता है। क्लियर है? अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में सहायक। इसको अगर आसान शब्दों में मैं कहूं, इस टॉपिक पॉइंट को आसान बनाइएगा मत आप लोग, है ना, इसी रूप में इसको पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको इसी लैंग्वेज में करनी होती है, तब आपको सटीक नंबर मिलते हैं। लेकिन समझ लीजिए आसान नंबर, आसान शब्दों में, तो समझने में तो कोई बुराई नहीं है ना ठीक है, समझ आप आसान शब्दों में लीजिए, लेकिन जो लिखोगे वहां पर थोड़ा सा इसी लैंग्वेज होना चाहिए। इसमें एग्जाम में कॉपी चेक करके उसको लगना चाहिए कि नहीं यार कुछ एडवांस लिख के गया है बंदा, है ना, तो एडवांस नंबर भी मिलेंगे आपको।
कहने का मतलब है कि जो नई परिस्थितियां हैं समाज के सामने आज, जैसे जैसे समाज परिवर्तित हो रहा है वैसे वैसे परिस्थितियां बदलती जा रही है, तो व्यक्ति का उन परिस्थितियों के अनुसार बदलना भी बहुत आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति जी नहीं पाएगा। तो समाज शास्त्र उस व्यक्ति को सपोर्ट करता है, मदद करता, सहायता करता है, ताकि वो समाज की उन बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपना अनुकूलन बिठा पाए। ठीक है ना। समाज शास्त्र बदलती हुई परिस्थितियों में व्यक्ति के अनुकूलन को सरल बना देता है। समाज शास्त्र का ज्ञान व्यक्ति को समाज की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उसके साथ चलने में और सरल कर देता है। व्यक्ति विभिन्न समूहों, समाजों के तुलनात्मक अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त करता है, उस ज्ञान की सहायता से बदलती हुई परिस्थितियों में आसानी से समायोजन कर पाता है। अब यह बात आई क्या, समाज शास्त्र जो है व्यक्ति को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल बना देता है। कैसे बना देता है? क्योंकि जब समाज शास्त्र का उसको ज्ञान होगा तो वह उन चीजों का अध्ययन करेगा, उन समाज के समूहों का अध्ययन करेगा, समाज विभिन्न समाजें हैं उनका अध्ययन करेगा और उनमें तुलना करेगा आपस में कि किस कारण से परिस्थितियां परिवर्तित हुई है, किस कारण से परिस्थितियां जटिल हुई है। उन जटिल परिस्थितियों का अध्ययन करेगा और उस ज्ञान की सहायता से वह आसानी से उन बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में सफल हो पाएगा। समाज शास्त्र बदलते हुए सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों और व्यवहार के नए नए तरीकों के संबंध में भी हमें ज्ञान प्रदान करता है। इसीलिए नई परिस्थितियों में ढालने के लिए या व्यक्ति की सहायता करने के लिए भी समाज शास्त्र को एक उपयोगी शास्त्र के रूप में माना जा सकता है, महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। समाज में सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। सह अस्तित्व दोस्तों, सह अस्तित्व कब बढ़ता है? किसी समाज में सह अस्तित्व कब बढ़ता है? जब उस समाज के अधिकतम लोग जो है कुछ तो समझदार हो, कुछ को तो समाज के बारे में ज्ञान हो। और जब तक लोगों को समाज के बारे में एक बेहतर ज्ञान नहीं होगा, वैज्ञानिक जानकारी नहीं होगी, तब तक उस समाज में सह अस्तित्व की भावना तो भूल ही जाएगी आप लोग। आज वर्तमान में भी हम देख पाते हैं कि कोई समाज बहुत ज्यादा विकसित है और कोई समाज बहुत ज्यादा डाउन है। तो ये डाउन और विकसित होने के पीछे कोई रीजन ये नहीं है कि उनके बाप दादा उनके लिए कोई बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के चले गए थे इसलिए वो विकसित ही पैदा हुए थे, ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि समाज के आधार पर अगर हम देखें कि कुछ समाज बहुत ज्यादा विकसित है और कुछ समाज बहुत ज्यादा जो है अविकसित है, बहुत ज्यादा क्या अविकसित बोल दीजिए उसको, तो इसके पीछे की जो खाई होती है ना, रीजन यही होता है कि उन लोगों को समाज का ज्ञान नहीं होता है। समाज का वैज्ञानिक ज्ञान ना होने के कारण ही कुछ समाजें पिछड़ी हुई रह जाती है और कुछ समाज के लोगों को सामाजिक ज्ञान जो है पर्याप्त रूप से होने के कारण वो अपनी समाज का विकास कर ले जाते हैं। और जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, ये ज्ञान कहां मिलेगा? ये ज्ञान समाज शास्त्र में ही मिलेगा। समाज का ज्ञान समाज शास्त्र से मिल सकता है ना। तो सह अस्तित्व की भावना को बढ़ाने में समाज शास्त्र एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। यह शास्त्र विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, समुदाय, समाज, संस्कृतियों के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर ज्ञान देता है और साथ ही वह यह भी बताता है कि मूल रूप से सभी मानव मेधावी मानव की संतान है। क्या बताता है समाज शास्त्र? जब समाज शास्त्र को हम सटीक रूप से पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं, तो समाज शास्त्र हमारे दृष्टिकोण को जो व्यापक करता है ना, वो इस आधार पर करता है, वो हमको बताता है कि समाज में जितने भी लोग हैं वो सबके सब एक ही पुरुष की संतान है, एक ही पुरुष की संतान है। इसलिए उनसे भेदभाव करना उचित नहीं है ना। तो इसलिए किसी एक प्रजाति को अन्य प्रजाति से श्रेष्ठ या हीन मानना निश्चित रूप से गलत है। यह हमें समाजशास्त्र सिखाता है। क्लियर हो पाया? और इसीलिए समाजशास्त्र का महत्व है यहां पर। अगला बिंदु है ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक। ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक। अब देखिए ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक कैसे होगा समाजशास्त्र, ध्यान से सुनना। आज भी देश की अधिकांश जनसंख्या कहां पर रहती है? गांव में रहती है।
ठीक है। और गांव में तो आप जानते हैं ना, कई प्रकार की आज भी कई समस्याएं हैं, ग्रामीण समस्या। ग्रामीण लोग आज भी कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं। कैसी समस्याएं? तो आप लोग बोलेंगे अरे गांव में कौन गांव में कई प्रकार की समस्याएं आज व्याप्त है जो कि शहरों में नहीं। देखिए, हर एक क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती है। जो गांव की समस्या है वो संभवतः शहरों में नहीं है, लेकिन जो शहरों की समस्या है वो गांव में नहीं है। लेकिन फिर भी गांव में आज भी, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत ही निर्मम प्रकार की, या कहें कि बहुत ही डरावनी प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। जैसे सबसे बड़ी समस्या गांव की आज है निर्धनता। दूसरा है बेकारी। बेकारी तो आप भली बात समझते, निर्धनता तो है ही। निर्धनता क्यों है? बेकारी, अरे वो समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, कोई अलग अलग नहीं होती है। बेकारी है इसीलिए तो निर्धनता है। और बेकारी क्यों है? क्योंकि कृषि का पिछड़ा हुआपन है। आज भी गांव में कृषि किस आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर नहीं की जाती। आज समाज बदल चुका है, लेकिन उस बदले हुए आधार पर कृषि नहीं की जाती, बल्कि परंपरागत तरीके से कृषि की जा रही। ऋणग्रस्तता, अस्पृश्यता, है ना, अंधविश्वास, अरे कितनी समस्या, कई अनंत समस्याएं हैं गांव की आज भी। ऐसी कई सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं पाई जाती है गांव में, और इन समस्याओं को तब तक नहीं सुलझाया जा सकता जब तक कि समाजशास्त्रीय ढंग से इन समस्याओं को हम समझ ना ले या इनका अध्ययन ना कर ले। जब तक इन सभी समस्याओं का हमें गहराई से समझ नहीं होगी, जब तक इन समस्याओं की हमें गहराई से जानकारी नहीं होगी, तब तक इन समस्याओं का हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस समस्याओं की गहराई से जानकारी लेने के लिए हमें आवश्यक है कि समाजशास्त्री ढंग से उसका अध्ययन करना होगा, समाजशास्त्र का अध्ययन करना होगा। तभी कहीं जाकर के समाज की ये समस्याएं या ग्रामीण समस्याओं को हम रूट आउट कर सकते हैं, जड़ से उखाड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है जनजातीय कल्याण में सहायक। जनजातीय कल्याण में सहायक, तो समाजशास्त्र जनजातीय कल्याण में कैसे सहायक होगा? देखिए, भारत में या विश्व के किसी भी जनजाति की बात करें आप लोग, तो उनका निवास स्थान या तो जंगल होते हैं या पहाड़ होते हैं। और ये जनजाति जो है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग रहते हैं। इनको ना समाज का ज्ञान होता है, ना आर्थिक, सांस्कृतिक या शिक्षा किसी प्रकार कोई ज्ञान नहीं। हर क्षेत्र में ये पिछड़े हुए रहते हैं। ये लोग आधुनिक सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि वो निर्धन है, वो अज्ञान है, वो अशिक्षित है, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसलिए वर्तमान में जो सुख सुविधाएं आज हमारे पास है, ये उनका लाभ नहीं उठा पाते। इन्हें सुलझाए बिना इनके जीवन को, मतलब कि इन समस्याओं को समाप्त किए बिना इनके जीवन को हम उच्चतर स्तर पर नहीं ले जा सकते। इसके लिए समाजशास्त्र के ज्ञान की नितांत आवश्यकता है। हर पॉइंट की समाप्ति वहीं हो रही है, समाजशास्त्र के महत्व को बताते हुए। तो जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में स्लाइड में, उन चारों क्वेश्चन का आंसर यही 8 पॉइंट है, याद रखिएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम में कि आपको कितने पॉइंट लिखना है, कितने नंबर में क्वेश्चन आया है, पर ये सफिशिएंट होगा, ये 8 पॉइंट सफिशिएंट होंगे। नगरीय विकास में सहायक, तो अभी हमने ग्रामीण समस्याओं के बारे में तो बात कर ली। भाई नगरों में क्या समस्या नहीं होती है? नगरों में भी बड़ी भयानक समस्याएं होती है। आधुनिक समय में औद्योगिकरण के तेजी से बढ़ने के कारण क्या हुआ है? नगरीकरण बढ़ने लगा है, और जिससे नगरों की संख्या अब तेजी से बढ़ती जा रही है। जिस तेज गति से औद्योगिकरण और नगरीकरण होता जा रहा है, उसके साथ साथ नगरों के स्वस्थ और संतुलित विकास की समस्या भी अब सामने आने लगी है। औद्योगिकरण बढ़ा, नगर बढ़ने लगे। अब नगर चूंकि इस स्पीड से बढ़ रहे हैं कि जो पिछड़ गया ना, उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं। झुग्गी झोपड़ियां नगरों में ही देखी जाती, गांव में नहीं देखी जाती। और उन झुग्गी झोपड़ियां वो एक प्रकार से वायरस की तरह होती। हर तरह की गंभीर समस्याएं उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से ही उत्पन्न होती है। तो आज नगरों में कई समस्याएं हैं, जैसे कि घनी बस्तियां हैं, गंदी बस्तियां हैं, भीड़ भाड़ जैसा वातावरण है। अब कई प्रकार के अपराध है, बाल अपराध है, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी कई प्रकार की समस्याएं आज नगरों में वास करती है। और आप ये भली भांति जान चुके हैं कि किसी भी प्रकार की
सामाजिक समस्या से छुटकारा पाना है तो उस समस्या के बारे में हमें वैज्ञानिक जानकारी होना जरूरी है, और वह वैज्ञानिक जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ समाजशास्त्र से ही प्राप्त हो सकती है, अन्य किसी और स्थान से नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 8 पॉइंट थे आपके आज के इस टॉपिक के। कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे, यदि कंटिन्यू आपकी रुचि बनी रही सेशन में, तो लेक्चर नंबर 8 में सेकंड यूनिट पर हमारी एंट्री हो चुकी होगी। सेकंड यूनिट हम कल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कल बात करेंगे सोसाइटी पर। सोसाइटी पर कोई ज्यादा लेंदी सेशन नहीं होगा, छोटे छोटे ही होंगे, इसमें ज्यादा नहीं पकाऊंगा मैं इसमें तुमको, ठीक है ना, छोटे सेशन ही होंगे। धीरे धीरे दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं अब आपके सभी सेशनों को कंटिन्यू करने की। थोड़ा अब टाइम मिलना चालू हुआ है मुझे, कोशिश कर रहा हूं और संभवतः जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ में दोस्तों आज बस यहीं तक, और मिलते हैं कल सेशन में। अच्छा, सेकंड ईयर वाले बच्चे अगर सेशन को देख रहे हो तो मैं उनको स्पेशली बोलना चाहूंगा कि मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री का अगर पेपर अभी तक नहीं हुआ है आपका, तो मुझे कृपया करके कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको एक आईएमपी क्वेश्चंस आंसर के साथ में मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, या फिर जिस एग्जाम में भी आपके पास में अभी कोई कम से कम 1 हफ्ता होना चाहिए। अगर 1 हफ्ते का भी टाइम है तो मुझे बताइएगा, है ना। तो जिस पर आईएमपी डिस्कस हमने नहीं किया होगा उस पर आईएमपी डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।